नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों साथियों, अपन लोग बात करें राजस्थान के इतिहास के ऊपर। तो मैं संदीप खटाना राजस्थान के इतिहास की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों अपन लोग राजस्थान के इतिहास विषय के अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं मेवाड़ के इतिहास की। और मेवाड़ के इतिहास के अंतर्गत भी अपन ने पिछली क्लास में जो बात की थी वो बात की थी रावल रतन सिंह तक। रावल रतन सिंह के बाद में जो मेवाड़ का जो रावल रतन सिंह पर आक्रमण होता है 1313 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का। उसके बाद जो चित्तौड़ का जो कार्यभार संभालता है 1303 से लगाकर 1313 तक वो संभालता है खिज्जर खां। और खिज्जर खां के नाम पर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था, खिजराबाद कर दिया था। तो 1313 में अलाउद्दीन खिलजी की तबियत खराब हो जाती है और खिज्जर खां चले जाते हैं कहाँ, दिल्ली। खिज्जर खां के दिल्ली जाने के बाद जो चित्तौड़ का कार्यभार संभालते हैं 1313 ईस्वी से लगाकर 1320 ईस्वी तक मूछाराम मालदेव। जो जालोर के जो शासक है कानड़ दे चौहान, उनके जो भाई हैं वो हैं मूछाराम मालदेव। बड़ी बड़ी मूछों के कारण इनका नाम पड़ा है मूछाला राजा, जिनका नाम है मालदेव चौहान। ये 1320 तक कार्यभार संभालते हैं। इनके जो समकालीन जो है जो सिसोदा गांव का जो सामंत होता है हरि सिंह का पुत्र होता है हमीर सिसोदिया। तो जो मालदेव है, मालदेव चौहान अपनी पुत्री का विवाह कर देता है किससे, हमीर सिसोदिया से। 1320 ईस्वी से लगाकर 1326 ईस्वी तक जो कार्यभार संभालेगा चित्तौड़ का वो संभालेगा जैसा सिंह चौहान, जो मूछाराम मालदेव का छोटा भाई होता है। तो 1326 में एक घटनाक्रम होता है, जो हमीर सिसोदिया आक्रमण करता है किस पर, जैसा सिंह चौहान पर। और 1326 में जैसा सिंह चौहान को पराजित करके मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लेता है। यहां तक की बात अपन ने बीती क्लास में कर ली थी। तो अब देखिए, इसी के साथ ही राणा शाखा के क्या हो जाता है, राणा शाखा प्रारंभ हो जाती है। और राणा शाखा का जो प्रथम शासक बनता है वो बनता है कौन, राणा हमीर। कौन बनता है, राणा हमीर। तो राणा हमीर का जो शासन काल है वो 1326 ईस्वी से लगाकर 1364 ईस्वी तक का होता है। 1326 ईस्वी से लगाकर 1364 ईस्वी तक का होता है। अब किसी भी शासक के बारे में पढ़ने से पहले उसके बारे में अपने को सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए। तो अपन देखते हैं जो राणा हमीर है, राणा हमीर किसके पुत्र है, हरि सिंह के पुत्र है। और इनका जो विवाह होता है वो मूछाराम मालदेव की पुत्री के साथ विवाह होता है। दोस्तों जो राणा हमीर है, किसी भी शासक के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी उपाधि और उसके सैन्य अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, राणा हमीर की जो उपाधि है उन उपाधियों की बात करते हैं। जो प्रथम उपाधि है राणा हमीर की वो है विषम घाटी पंचनानन। कौन सी, विषम घाटी पंचनानी। विषम घाटी पंचनानी। जो ये विषम घाटी जो पंचनानी है ये मिलती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। किसमें मिलती है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। कौन सी प्रशस्ति में, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। कीर्ति जो स्तंभ को जो प्रशस्ति है, कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति उसमें ये मिलती है। जो कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है उसके राइटर कौन है, महेश भट्ट और उनके जो पुत्र है अत्रि भट्ट, उनके द्वारा रचित है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। जो विषम घाटी जो पंचनानी, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है विषम घाटी में भी शेर के समान या सिंह के समान रहने वाला शासक। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है विषम परिस्थितियों में, विषम या जो विकट परिस्थितियां हैं विषम परिस्थितियों में सिंह के समान, किसके समान, सिंह के समान रहने वाला शासक। ये उपाधि जो है विषम घाटी पंचनानी ये कहाँ मिलती है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मिलती है। जो दूसरी उपाधि है वो उपाधि है वीर राजा की। दूसरी उपाधि है वीर राजा की, ये मिलती है रसिक प्रिया की टीका में। किसमें मिलती है, रसिक प्रिया की टीका में। रसिक प्रिया की टीका में ये राणा हमीर की जो दो उपाधियां हैं वो मिलती हैं विषम घाटी पंचनानी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, और वीर राजा की जो उपाधि वो मिलती है रसिक प्रिया की टीका में। यहां तक की बातें हो चुकी है राणा हमीर के बारे में। अब देखिए राणा हमीर के बारे में कुछ और बातें हैं, ये आप एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इनके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। जो दोनों उपाधि हैं उपाधि हो चुकी है। इनके शासनकाल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, 3-4 बातें हैं जो महत्वपूर्ण है इनके बारे में जाननी है। देखिए जो राणा हमीर है, राणा हमीर को जो छापामार पद्धति या गुरिल्ला जो पद्धति है उसका क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। छापामार पद्धति या जो गुरिल्ला पद्धति है जिसका सर्वाधिक प्रयोग किसने किया था, महाराणा प्रताप ने किया था। छापामार पद्धति या गुरिल्ला पद्धति का जनक, गुरिल्ला पद्धति का
जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है राणा हमीर को। अब देखिए छापामार पद्धति या गोरिल्ला जो पद्धति वो होती क्या है? जो विद्रोही है उस पर छुपकर आक्रमण करना या दुश्मन पर छुपकर आक्रमण करना। जो ये शासक है ये पहाड़ों में छुप जाते हैं, इनकी सेनाएं पहाड़ों में छुप जाती है और जो समय जैसे ही परिस्थिति इनके अनुकूल होती है समय के अनुसार ही अचानक निकल कर आक्रमण कर देते हैं। तो ये क्या है? छापामार पद्धति। छापामार पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? छापामार पद्धति का जो जनक कहलाता है वो कहलाता है राणा हमीर। अब देखिए जो ये राणा हमीर है ये किस शाखा का है? राणा शाखा का शासक बना है। तो राणा शाखा का जो 7वें जो संस्थापक है वो कौन है? राणा हमीर। जबकि राणा शाखा की स्थापना, राणा शाखा के संस्थापक, राणा शाखा के जो संस्थापक है, राणा शाखा के संस्थापक कौन है? राणा शाखा के संस्थापक है राहब। और जो राणा शाखा जो जिसको सत्ता में लाए, राणा शाखा जो है जिसको सत्ता में लेके आए वो कौन लेके आए थे? राणा शाखा के सत्ता का जो संस्थापक है, लिखिए राणा शाखा के सत्ता के जो संस्थापक हैं वो कौन है? वो है राणा हमीर। कौन है संस्थापक? संस्थापक है राणा हमीर। क्योंकि राणा शाखा के जो प्रथम शासक बने वो कौन बने? राणा हमीर बने। दोस्तों यहां तक की बातें हो गई हैं। अब देखिए मेवाड़ पर अधिकार किसका हो गया था? अलाउद्दीन खिलजी का। उसके बाद जैसा सिंह चौहान को पराजित कर मेवाड़ पर पुनः अधिकार किसने किया? हमीर सिसोदिया ने। तो इसलिए इन्हें मेवाड़ का उद्धारक शासक, मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं, मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं, मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। एक भामास आएंगे जिनको भी मेवाड़, उनको भी मेवाड़ का उद्धारक कहेंगे। और एक मेवाड़ का उद्धारक कौन कहलाता है? राणा हमीर। राणा हमीर को भी मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। यहां तक की बात नोट कीजिए एक बार। इसके बाद इनके सैन्य अभियानों की बात करेंगे। आशा करता हूं आप यहां तक समझ गए हो। छापा मार या गुरिल्ला पद्धति के जनक कौन है? राणा हमीर है। जो राणा शाखा के संस्थापक है वो कौन थे? राहब थे। राणा शाखा को सत्ता में किसने लाया? राणा हमीर ने। और जो मेवाड़ के उद्धारक कहलाते हैं क्योंकि इन्होंने जैसा सिंह को पराजित करके चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था, इसलिए राणा हमीर को मेवाड़ का क्या कहते हैं? उद्धारक कहते हैं। चलिए यहां तक की बात हो गई। अब देखिए अब बात करते हैं जो राणा हमीर है इनके सैन्य अभियानों की बात करते हैं। देखिए ये हो गए कौन? अपने राणा हमीर। राणा हमीर 1326 ईस्वी से लगाकर 1364 ईस्वी तक ये हो गए राणा हमीर। अब देखिए राणा हमीर के जो समकालीन है, समकालीन कहाँ? दिल्ली में। राणा हमीर के जो समकालीन दिल्ली में है वो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। और जो इधर ईडर गुजरात का जो शासक है, इधर ईडर गुजरात का जो शासक है वो है जैतकरण। कौन है? जैतकरण या जैत्रकरण। ठीक है। और जो दिल्ली का शासक है, जी दिल्ली का जो सुल्तान है वो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। इनके बाद जो आगे शासक बनेंगे राणा खेता, उनके जो समकालीन बनेंगे वो कौन बनेंगे? दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक बनेंगे। आप देखिए जो राणा हमीर का दिल्ली सल्तनत के साथ क्या संबंध था? एक आपने नाम सुना होगा जालोर का एक चौहान, बनवीर चौहान। कौन? बनवीर चौहान। ये मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है? बनवीर चौहान को क्या कर देता है? बंदी बना लेता है। बनवीर चौहान को बंदी बना लेता है। कौन? दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस बनवीर चौहान को इस मोहम्मद बिन तुगलक से छुटवा कौन देता है? राणा हमीर छुटा देता है। किससे? मोहम्मद बिन तुगलक से। मोहम्मद बिन तुगलक बंदी बना लेता है किसको? बनवीर चौहान को। और इसको रिहा कौन करवा देता है? राणा हमीर। तो देखिए अब तो मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हमीर के मध्य एक युद्ध होगा। मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हमीर के बीच एक युद्ध होगा। कब होगा? 1336 ईस्वी में, जिसे सिंगोली का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंगोली का युद्ध कहा जाता है। तो इनके आप लिखिएगा सिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? सिंगोली का युद्ध। सीधा भी बता सकता था मैं आपको सिंगोली का युद्ध, तो आपके दिमाग में ये असमंजस की स्थिति बन जाती कि सिंगोली का युद्ध हुआ क्यों। उसका कारण कौन बना? बनवीर चौहान बना। जो कहाँ का था? ये बनवीर चौहान था जालोर का। कहाँ का था? जालोर का। अब देखिए जो सिंगोली का युद्ध होता है कब होता है? 1336 ईस्वी में। और जो ये सिंगोली स्थान पड़ता है कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। जो सिंगोली का युद्ध होता है वो राणा हमीर बनाम किसके मध्य होता है? राणा हमीर बनाम होता है मोहम्मद बिन तुगलक, जो दिल्ली का सुल्तान होता है मोहम्मद बिन तुगलक,
और जो सिंगोली के युद्ध का जो विजेता होता है, सिंगोली के युद्ध का जो विजेता होता है वो कौन होता है? राणा हमीर होता है। सिंगोली का जो युद्ध होता है 1336 ईस्वी में, इसका विजेता कौन होता है? राणा हमीर होता है। अब देखिए इसी के समकालीन कौन है? ईडर का शासक कौन है? जैतकर्ण। ईडर गुजरात का शासक कौन है? जैतकर्ण। तो राणा हमीर क्या करता है? जैतकर्ण को भी क्या कर देता है? पराजित कर देता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, तो लिखिएगा दोस्तों इसके बारे में। जो राणा हमीर है, राणा हमीर के समकालीन दिल्ली में कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। इधर ईडर में कौन है? जैतकर्ण है। तो दोनों को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। अब देखिए कुछ एक इतिहासकार आते हैं G.H. ओझा। कौन आते हैं? G.H. ओझा। G.H. ओझा साहब क्या कहते हैं कि जो सिंगोली का युद्ध हुआ, सिंगोली के युद्ध के पश्चात जो राणा हमीर है वो दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कर लेते हैं? बंदी बना लेते हैं। 3 माह तक बंदी बना के रखते हैं। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को बंदी बनाकर रखता कौन है? राणा हमीर। किसके अनुसार है? इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। तो ओझा साहब क्या कहते हैं कि सिंगोली के युद्ध के बाद में दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को 3 माह तक बंदी बना के रखते हैं। इनसे कुछ मोहम्मद बिन तुगलक से कुछ पैसे भी लेते हैं। कौन? राणा हमीर। उसके बाद अजमेर, रणथंभौर और भीलवाड़ा, अजमेर, रणथंभौर और भीलवाड़ा को इनसे क्या कर देते हैं? छुटवा कर अपने हिस्से में ले लेते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कर देते हैं? रिहा कर देते हैं। दोस्तों इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। चलिए तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको नोट करवाता हूं। चलिए अब एकदम साफ सुथरे शब्दों में लिखते हैं ये सब बातें। अब ये बात नहीं होनी चाहिए कि सिंगोली का युद्ध का कारण क्या बना, ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि जालोर का बनवीर चौहान इसका क्या बना? कारण बना। तो लिखिए यहाँ सैन्य अभियान, सैन्य अभियान, सैन्य अभियान। आप कोई बच्चे तो हो नहीं, आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बड़े ही होनहार और बड़े ही चतुर व्यक्ति हो। तो लिखते हैं सबसे पहले सिंगोली का युद्ध। किसका युद्ध? सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध होता कब है? 1336 ईस्वी में होता है। और जो सिंगोली स्थान है वो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। होता किस किस के मध्य है? राणा हमीर, राणा हमीर बनाम कौन होता है? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सुल्तान होते हैं कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। और जो इस युद्ध का जो विजेता होता है, इस युद्ध का जो विजेता होता है, विजेता कौन होता है? राणा हमीर, राणा हमीर। एक तो इनका सैन्य अभियान ये रहा। दूसरा देखिए ईडर का शासक कौन है? राणा हमीर के समकालीन जैतकर्ण। कई बार समकालीन शासकों से सीधे सैन्य अभियान ना पूछकर सीधा ही प्रश्न पूछ लेते हैं कि राणा हमीर के समकालीन ईडर का शासक कौन था। तो आपका जवाब होना चाहिए जैतकर्ण। लिखिए ईडर के शासक, ईडर के शासक जैतकर्ण या जैतकर्ण। जैतकर्ण को पराजित करते हैं, जैतकर्ण को पराजित किया। कौन? किसने पराजित किया? बात किसकी चल रही है? राणा हमीर की बात चल रही है। समकालीन शासक जैतकर्ण को क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। यहां तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए नोट कर लीजिए एक बार, या फिर यही लिख दीजिए, इस युद्ध के बारे में ही लिख दीजिए। जो इतिहासकार G.H. ओझा है, कौन है? G.H. ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा क्या कहते हैं कि इस युद्ध के पश्चात जो दिल्ली के सुल्तान है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कर देते हैं? बंदी बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बंदी बना लेते हैं। बंदी बनाते हैं कितने समय के लिए? 3 माह के लिए बंदी बना के रखते हैं। तो उनसे कौन कौन से क्षेत्र? अजमेर, रणथंभौर और भीलवाड़ा। रणथंभौर और भीलवाड़ा को रिहा करवा, भीलवाड़ा ले लेते हैं और उनसे कुछ आर्थिक मतलब उनसे कुछ पैसे, तकरीबन जो इतिहासकार G.H. ओझा है वो तो बताते हैं तकरीबन 50 लाख रुपए के आसपास पैसे लेकर इनको क्या कर देते हैं? रिहा कर देते हैं। इतनी बात हो गई, ये बात नोट कीजिए एक बार आप, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब देखिए कुछ कार्य भी करवाए इन्होंने चित्तौड़ में। तो चित्तौड़ में एक मंदिर बनवाया इन्होंने, अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। किसने? राणा हमीर ने। तो ये बात भी नोट कीजिए, हमीर ने। हमीर के बारे में तो बात हो रही है तो लिख दीजिए चित्तौड़ में, चित्तौड़ में अन्नपूर्णा, चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण करवाया। चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता, अन्नपूर्णा माता मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण
करवाया। इतनी बात हो गई। चलिए इसके बाद देखिए, नोट लगा के लिखेगा एक बात, इनके बाद नोट लगा के लिखेगा। इतिहासकार आते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड राणा हमीर के बारे में कहते हैं कि भारत में हमीर ही एक प्रबल राजा बचा है, बाकी सारे राजवंश क्या हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। ये कथन किसका है, कर्नल जेम्स टोड का। और किसके बारे में, राणा हमीर के बारे में। तो नोट लगा के ये बात लिखिएगा। कर्नल टोड ने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि भारत में, कहा संपूर्ण भारत की बात कर रहे हैं, भारत में राणा हमीर ही एक प्रबल राजा बचा है। राणा हमीर ही एक प्रबल राजा बचा है। बाकी राजवंश तो नष्ट हो चुके हैं। बाकी राजवंश तो नष्ट हो चुके हैं। ऐसी बात कौन कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं। और किनके बारे में कहते हैं, राणा हमीर के बारे में कहते हैं कि भारत में राणा हमीर ही एकमात्र प्रबल राजा बचा हुआ है, बाकी राजवंश तो क्या हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। क्योंकि इस समय अधिकांश क्षेत्र पर अलाउद्दीन खिलजी और उनकी सेना आक्रमण करके अधिकार हो चुका था। किनका, मुस्लिम सैनिकों का अधिकार हो चुका था। तो कर्नल टोड हमीर के बारे में कहते हैं कि हमीर एकमात्र प्रबल राजा बचा है, बाकी राजवंश तो क्या हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। ये कथन किसका, कर्नल टोड का। सीधा परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि राणा हमीर के बारे में ये कथन कौन कहता है, तो आपका जवाब होना चाहिए राजस्थान इतिहास के जनक या पितामह कौन, कर्नल जेम्स टोड ये बात कहते हैं। अब देखिए इतनी बात हो गई, नोट कर लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है राणा हमीर के बारे में। देखिए राणा हमीर के बारे में बस एक बात और मिलती है अपने को, उसके बाद राणा हमीर के बारे में इतिहास में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। 1364 ईस्वी में, 1364 ईस्वी में, कब, 1364 ईस्वी में राणा हमीर की क्या हो जाती है, राणा हमीर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अर्थात राणा हमीर कौन से वासी हो जाते हैं, राणा हमीर स्वर्गवासी हो जाते हैं। 1364 ईस्वी में राणा हमीर की मृत्यु हो जाती है। इतनी बात राणा हमीर के बारे में मिलती है। राणा हमीर के बाद देखिए, राणा हमीर के बारे में देखिए, गुरिल्ला पद्धति का जनक कहा जाता है। इनके समकालीन दिल्ली में कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। इधर ईडर में आ जाते हैं, ईडर में कौन था, जेतकरण था। 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के साथ क्या होता है, युद्ध होता है। और युद्ध का कारण कौन होता है, बनवीर चौहान होता है। कहाँ का होता है बनवीर चौहान, जालोर का होता है। उधर जेतकरण को पराजित कर देते हैं। अब देखिए इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा तो यहां तक कह देते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक को सिंगोली युद्ध में पराजय के पश्चात राणा हमीर ने 3 माह तक बंदी बनाया, उनसे 50 लाख रुपए लिए, उनसे अजमेर, रणथंभौर और भीलवाड़ा को लेकर मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कर दिया, राणा हमीर ने रिहा कर दिया। अब देखिए राणा हमीर के बाद जो अगले शासक बनेंगे वो बनेंगे राणा खेता या राणा छेत्तर सिंह। अब देखिए जो राणा खेता है, राणा छेत्तर के जो शासनकाल की जो प्रमुख घटना है वो है मेवाड़ मालवा संघर्ष। उसके समकालीन देखिए मालवा में दिलावर खां आते हैं, उसके बाद अमीर शाह आते हैं। उधर ऊपर बात करेंगे बूंदी की तो देवी सिंह हाड़ा आते हैं, बाद में लाल सिंह हाड़ा आएंगे, देवी सिंह हाड़ा के बाद में लाल सिंह हाड़ा आएंगे। उधर समकालीन बात करें दिल्ली का जो सुल्तान होता है वो होता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखिए, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि फिरोज शाह जो तुगलक है वो हिंदू और मुस्लिमों का मिश्रित खून है, जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक हैं वो कट्टर मुस्लिम है। और वास्तव में जहां तक मेरे को लगता है कि जो फिरोज शाह तुगलक हैं वास्तव में ही कट्टर मुस्लिम थे, क्योंकि जो आपने नाम सुना होगा लोक देवता गोगाजी चौहान का। गोगाजी क्या थे, गोगाजी राजपूत थे दोस्तों, गोगाजी राजपूत थे। तो गोगाजी के आगे चलकर एक वंशज होंगे करम सिंह। तो फिरोज शाह तुगलक उनसे जबरदस्ती क्या करवा देते, धर्म परिवर्तित करवा के करम सिंह को क्या बना देते हैं, कायम खां बनवा देते हैं। क्या बना देते हैं, कायम खां। तो आपने सुना होगा जो गोगाजी का जो मंदिर है उसमें 11 महीने कायम खानी मुसलमान पूजा करते हैं और 1 माह हिंदू पूजा करता है। तो आगे चलकर जो करम सिंह का जो धर्म परिवर्तित करवाया गया, उन्हें कायम खां बनाया गया, उन्हीं के वंशज आगे चलकर क्या बनेंगे, कायम खानी मुसलमान बनेंगे। तो इन सब बातों को देखकर लगता है कि जो फिरोज शाह तुगलक है वो कट्टर मुस्लिम था, फिरोज शाह तुगलक जो है वो कट्टर मुस्लिम था। तो अब हम फिरोज शाह तुगलक की बात जब करेंगे, जब अपन लोक देवता गोगाजी पढ़ेंगे, तो यहाँ कोई बात नहीं। अब जब आगे बात करेंगे अपन किसकी, खेता की, तो खेता की जो शासन काल की जो महत्वपूर्ण घटना है वो है मेवाड़ मालवा संघर्ष।
क्योंकि खेता के शासनकाल में मेवाड़ मालवा संघर्ष की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, सभी को राम राम, धन्यवाद दोस्तों।